हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू रिवाइज योर चैप्टर। ठीक है, एक बार चैप्टर को रीड करने के बाद रिवाइज कैसे करें। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो आप पुराना तरीका यूज़ करते थे वैसे आज रिवाइज नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि पुराना तरीका जो होता था, मतलब पुराने टाइम में सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करते थे मेनली हमारे, ठीक है, बट आज जो है हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि हम डेट्स को इतना ज़्यादा रोल नहीं देते थे, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्टिव आएगा। तो मान लो जलियांवाला बाग का कोई क्वेश्चन आया तो हम सिर्फ ईयर लिख के छोड़ देते थे, बट आज स्पेसिफिक डेट को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, यहाँ तो आपका आंसर करेक्ट होगा या गलत होगा, और तीन मतलब चार जो ऑप्शन होंगे इसमें से तीन तो गलत हैं, तो एक ही सही होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना रिवीजन जो है वो थोड़ा ढंग से करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर हमने तो तीन चार बार चैप्टर पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया अच्छे से, पिछले हफ्ते ही रिवाइज करा था, बट हमें याद ही नहीं आ रहा, हमें डर लग रहा है कि क्वेश्चन आएंगे तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रिवाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, और ये हर सब्जेक्ट के लिए। ओके चलो, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि मेरे स्कूल में क्या होता था, आपके स्कूल में भी सेम होता होगा। जब हम छोटे थे तो हमें क्या किया जाता था, फर्स्ट क्लास में भेजा जाता था, और तब हमें दो चीज़ें सिखाई जाती थी। एक तो ABCD सिखाई जाती थी, और एक अ से अनार करके सिखाया जाता था, अ से लेकर ज्ञा तक सिखाया जाता था। ओके, आज की बात करें तो क्या मेरे को ABCD याद है? बिल्कुल अच्छे से याद है। क्या मेरे को अ से लेकर ज्ञा तक याद है? नहीं, मेरे को याद नहीं है। अच्छा, मेरे को ABCD क्यों याद है? पहली बात तो यह है कि दोनों ही चीज़ें मैं नहीं लिखता, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं डेली उठकर ABCD लिखता हूँ या अ से ज्ञा तक लिखता हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं ABCD तो रिवाइज नहीं करता, बट मेरे को फिर भी वो याद है। ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो हर बच्चे की है ना कैपेसिटी होती है, कुछ किसी चीज़ को याद रखने की कैपेसिटी होती है। हर बच्चे की क्या, हर पर्सन की होती है। मेरी भी कैपेसिटी है, मैं समझाता हूँ आपको। अगर मेरे को कोई ये बोले कि 3 साल तक कुछ मत पढ़ाओ, कोई बुक को रीड मत करो, कोई हिस्ट्री वगैरह SST वगैरह भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, और एक बार भी बुक को हाथ मत लगाओ, और उसके बाद वीडियो बनाऊं या उसके बाद चैप्टर को पढ़ाऊं, क्या मैं उसी तरीके से पढ़ा पाऊंगा, समझा पाऊंगा जिस तरीके से मैं आज समझाता हूं? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि मेरी टाइम लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को इतने टाइम तक याद नहीं रख पाता। बहुत बार ऐसे होता है, मैं कोचिंग सेंटर जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बुक नहीं उठाता, पहले उनको स्टोरी समझा देता हूँ, हिस्ट्री की पहले अच्छे से बता देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आपने 1921 बोला, बट आंसर 1920 है। 1920 है पक्का, मैंने आज ही पढ़ा है, मेरे को पक्का अच्छे से याद है। मैं कहता हूँ नहीं, 1921 है, अभी हम पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद आप देख लेना अच्छे से। कहता है नहीं सर मैं अभी देखूंगा, 1920 है पक्का पता है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बुक देखो, और वो जब बुक देखते हैं तो फिर वो 1921 ही निकलता है। ऐसा क्यों है? क्या मैं डेली चैप्टर रिवाइज करता हूँ? क्या मैंने कोई डेडिकेटेड टाइम अलॉट कर रखा है कि जी हाँ मैं चैप्टर आज डेली रिवाइज करूँगा? नहीं, बट फिर भी मेरे को चैप्टर याद है। कैसे याद है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहली बात तो मेरे अलग अलग कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जाके मैं वो चैप्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है। साथ में मैंने चैप्टर के नोट्स बना रखे, मैंने चैप्टर के MCQ बना रखे हैं, और यूट्यूब पे कोई मेरे को पूछता है तो फिर मैं उनको भी आंसर करता हूँ। तो मतलब एक हफ्ते में, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, एक हफ्ते में मेरे को एक चैप्टर रिवाइज तो हो ही जाता है। उसके कुछ टॉपिक जो है मेरे को हमेशा रिवाइज होते रहते हैं, और इसलिए मेरे को वो चीज़ याद रहती है। ठीक है, अगर आपको ABCD क्यों याद है, आपके साथ भी सेम होता होगा कि आपको ABCD याद है, बट अ से अनार से लेकर ज्ञा तक आती है। क्यों? क्योंकि ABCD आप रिवाइज करते हो। आप पूछोगे सर हम तो नहीं करते, हम तो डेली नहीं लिखते, रिवाइज करने की कोशिश भी नहीं करते, ABCD कैसे याद है? मैं आपको समझाता हूँ। पहले जब आप MCQ उठाते हो तो ऑप्शन क्या होता है उसमें? ABCD होते नहीं होते? असर्शन और रीजन करोगे तो ABCD तक मिलेगा, और फिर मैथ्स वगैरह करते हो, की पैड पे टाइप वगैरह करते हो, और बॉलीवुड तो आपका साथ दे ही रहा है, ABCDEFGHI JKLM NOP क्या हुआ, RST UV WX YZ। क्या ऐसा आपने हिंदी का कोई गाना सुना है? अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से एक? नहीं सुना ना आपने, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा दोबारा से रीड करने की ज़रूरत है हमें चैप्टर, नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है जो रिवीजन है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना ही करे तभी तो उसको रिवीजन कहते हैं, नहीं तो हम दोबारा से यही कहते हैं कि जी हम चैप्टर को लर्न कर रहे हैं। नहीं, रिवाइज का मतलब होता है कि आप उसको रिवाइज करो, अच्छे से समझो दोबारा से, बट उसमें टाइम कम लगना चाहिए। अब रिवाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं कि रिवाइज को वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मान के उसे रीड करते रहते हैं, और फिर भी दिक्कतें रहती है कि जी सर हमको याद नहीं हो रहा है ना। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बट आई होप आपको समझ आ गया हो कि रिवीजन मतलब इंपॉर्टेंट है, और ये एक पॉइंट नहीं है। रिवीजन एक पॉइंट नहीं होता, रिवीजन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, जैसे मैंने बात नोटिस करी है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि किसी भी बच्चे को है ना कोई चीज़ जो है
अगर वो पहली बार पढ़ता है, जैसे कोई बच्चा क्लास 10th में आया पहली बार, उसने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का कोई चैप्टर उठाया, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको 1 हफ्ते तक याद रह पाता है। 1 हफ्ते के बाद वो धीरे धीरे भूलता रहता है। आपने देखा होगा ट्यूशन वाले आपको ज़रूर बोलते होंगे कि जो मैंने पढ़ा है ना घर जाके रिवाइज पक्का करना है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जाते हो ट्यूशन 100% लर्न करते हो, वो समझाते हैं आपको अच्छे समझ आता है, हाँ सर जी पूरा समझ आ गया, बस आप अभी टेस्ट ले लो, अभी टेस्ट ले लो। फिर आप घर जाते हो तो उसमें से 20% उड़ जाता है, 80% रहता है। फिर आप खाना वाना खा के सो जाते हो तो 50% हो जाता है। अगले दिन और कम हो जाता है, अगले दिन और कम, अगले दिन और कम। चौथे दिन जाते हो ट्यूशन में, वो ट्यूशन वाले बोलते हैं कि जी अब सरप्राइज टेस्ट, और फिर आप सही में धप्पा हो जाते हो और आपके मार्क्स जो है बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? कि आपने चैप्टर अच्छे से नहीं कर रखा था? अरे कर रखा था, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया था वो चैप्टर, बट फिर भी ऐसे दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिवाइज टाइम टू टाइम करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक प्रोसेस है, वो एक पॉइंट नहीं है कि जी हाँ अब मेरा चैप्टर खत्म हो गया, मैंने रिवाइज कर लिया, 2 महीने तक छुट्टी, अब एग्जाम टाइम में करूँगा, नहीं। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि रिवाइज करते रहना। अब आप कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सर हमें तो रिवीजन करने में 1-1, 2-2 घंटे लगते हैं, एक चैप्टर को रिवाइज करने में 1-1, 2-2 घंटे लगता है। अब मैं क्या हर हफ्ते 1-2 घंटे लगा के करूँगा? ऐसे तो फिर मैं रिवाइज ही करता रह जाऊँगा, कोई नया चैप्टर कर ही नहीं पाऊँगा। बढ़िया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बट मैं इसका जवाब दूंगा कि रिवीजन कैसे करनी है वो इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगना चाहिए। वो हिस्ट्री का भी चैप्टर है ना, वो तब भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। बट याद रखना रिवीजन जो है वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तभी एक तरह से आपको रिवीजन की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। मेरे कहने का मतलब क्या? देखो, जैसे कि मान लो किसी कोई बच्चा है जिसने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का कोई चैप्टर खोला, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th का। मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबके साथ सेम है, ठीक है। अब मेरे को पता है मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ और मेरे को पता है कि जी 7 डे का रूल है, भूल जाऊँगा मैं 7 दिन बाद, और फिर मेरे को रिवाइज भी करना है, ठीक है। अब रिवाइज करने के लिए मैं दोबारा चैप्टर तो पढ़ नहीं सकता और एक एक लाइन हाईलाइट कर दूंगा तो उससे फ़ायदा क्या? बुक तो वही रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ रिवाइज करने के लिए, जैसे मैंने चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म पहले स्टार्टिंग में एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है, और मेरे को पता है कि पिक्चर में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, प्लेबिसाइड, ये सारी की सारी। तो मैं क्या करता हूँ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन लिख लेता हूँ, एरो डाल के किंग लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया है। अब मेरे को पता है कि जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती उसी रूल को हम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब मेरे को पता है किंग भी वही होता है ना, पिक्चर में वही दिखाया गया था ना, ताज वगैरह गिरे हुए दिखाए गए थे, तो मैंने लिख दिया किंग। प्लेबिसाइड पे मैंने डायरेक्ट वोट लिख दिया, वोट का मतलब तो मतलब वोटिंग होती है, बट मैंने डायरेक्ट वोट लिख दिया तो प्लेबिसाइड से मेरे को लर्न हो गया। यूटोपिया पे मैंने लिख दिया इमेजिनरी वर्ल्ड या इमेजिनरी आइडियल वर्ल्ड, ऐसे लर्न हो गया। तो आप किसी भी पैसेज को पढ़ते हो ना, ठीक है, जब भी आप किसी भी पैसेज को पढ़ते हो तो देखो इतना सारा पूरा का पूरा पैसेज है, बट ऐसा नहीं है कि पैसेज की हर लाइन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बट हर लाइन में मतलब इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो आप कैसे लर्न कर सकते हो। अब देखो मेरे को एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन की पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के आगे वो लिख दिया, मतलब किंग वगैरह लिख दिया, क्योंकि अब मेरे को एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है तो मेरे को एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन की मतलब याद रह जाएगा कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन होता है क्या, जिस पर रूल्स और रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो अलग बात है। सब्जेक्टिव के लिए मैं अलग बताऊंगा कि जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपको रिवाइज कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा जबकि एग्जाम आएगी सब्जेक्टिव वाले, बट अभी एमसीक्यू का सुन लो, ठीक है। और देखो इस टाइम क्या है, डेट्स और नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेम और डेट्स को याद रखना। तो ये तो आपको समझ आ गया ना कि पूरा का पूरा पैराग्राफ वगैरह जो भी है आपके सामने उसको शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, शॉर्ट में बनाकर लिख लो कि जी हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा रिवीजन के टाइम। पूरा पैसेज आप पढ़ोगे, एक पेज पढ़ने में आप 15 मिनट लगाओगे, 5 सेकंड देखकर वो साइड में जो लिखा हुआ वो देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। मान लो कहीं कंफ्यूज हो गए, अब मैं भूल गया यार एब्सोल्यूटिस्ट होता क्या है, किंग समझ नहीं आ रहा क्या होता है किंग, एब्सोल्यूटिस्ट क्यों लिखा हुआ है इसके आगे, पढ़ लो दोबारा से, बट पूरा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना आपको दोबारा। तो इसलिए याद रखना जब आप चैप्टर को रीड करते हो, समझते हो, उसी टाइम आपको रिवीजन की तैयारी कर देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं, चैप्टर को समझते टाइम तो वो इतना ध्यान नहीं देते, बट जब रिवाइज करने की बारी आती तभी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में अपने नोट्स बनाते हैं, बट वो नोट्स क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप एरो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक पे लिख लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये चीज़ तो हो गई। और अगर हिस्ट्री आप लर्न कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोलूँगा स्टार्टिंग से जब आप हिस्ट्री लर्न कर रहे हो और आपको रिवाइज करना है तो उसके फ्लो चार्ट बनाते जाओ, उसको स्टोरी वे में याद रखो, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, और मैं ना इंटरेस्टिंग वे में याद करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे याद होगा ड्यूक मैटरनिक, ठीक है, आप देखोगे ना चैप्टर नंबर 1 में ड्यूक मैटरनिक के बारे में लिखा है कि इसने ये लाइन बोली, उसने ये लाइन बोली, मैक्सिमम लाइन उसने बोली है। जैसे याद होगा उसने बोला था कि व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, या उसने जैसे वे मजीनी के बारे में बोला था ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेरे को पता है ये बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है,
तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है, मैक्सिमम अगर आपको मान लो कोई लिखा हुआ आए कि ये लाइन किसने बोली, ये लाइन किसने बोली, और आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में से है, तो गसे पे मजी नहीं होगा, तो सॉरी ड्यूक मैटर्निक होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कि ये बातूनी बंदा है, ये बहुत ज़्यादा बोलता है, ऐसे ऐसे करा है और स्टोरी वे में याद रखा है, ठीक है। मैंने जो भी चैप्टर की वीडियो बनाई थी, जब मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की वीडियो बनाई थी, तो मैंने बिल्कुल स्टोरी वे में ही समझाया था, ठीक है। तो स्टोरी वे में चीज़ों को याद करने की कोशिश करे करो, इसलिए फ्लो चार्ट बनाओ। चीज़ें क्या समझ आई अभी तक? अभी तक अपने को ये समझ आया कि पैराग्राफ वगैरह कुछ भी पढ़ते हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे जियो का, चाहे सिविक्स का, चाहे इकोनॉमिक्स का, किसी का भी हो। मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को हिस्ट्री रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर साइंस का भी है तो भी, हिंदी इंग्लिश का है तो भी, सबके लिए सेम प्रोसेस है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो साइड में थोड़ा सा बना लो उसका, ठीक है, कि एग्जाम टाइम में पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, तभी तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। दूसरी चीज़ आपको क्या समझ आई कि आप एरो नोट्स बनाते जाओ, स्टोरी वे में लर्न करते जाओ, ठीक है। देखो याद होगा आपको मैंने क्या किया था, जब मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया था, तो जब मैंने फुल चैप्टर इन 1 वीडियो बताया था, तो आपके चैप्टर में ना थोड़ा अलग अलग, पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन दे रखा है, फिर जर्मनी, फिर इटली, अलग अलग नहीं दे रखा, मिला के दे रखा है सारा। बट पहले मैंने फ्रेंच उठाया और पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन एक टाइम पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फिर जर्मनी उठाया, जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कि बच्चों को स्टोरी वे में याद रहे, ऐसे उनके दिमाग में ना रहे यार ये पहले वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये जर्मनी क्या था ये। तो इसलिए स्टोरी वे में याद करो, इसलिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। तो फ्लो चार्ट बनाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो साइड में बॉक्सेस वगैरह बना लो, फ्लो चार्ट वगैरह बना लो, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप है ना चीज़ों को क्वेश्चन वे में करो। मैं बताता हूँ, मेरे एक ट्यूशन की बच्ची थी, तो मैंने उनको बोला था कि आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं होती ना, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। मेरे कहने का मतलब क्या, मान लो एक पैराग्राफ है, आपने उसे पढ़ लिया, तो आप जितने उसके क्वेश्चन बनाओगे ना, उतना ही आपको याद रहने वाला है। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला था, उन्होंने 100-200 MCQ बना दिए चैप्टर के। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस साइड में ही लिख लो। जैसे मान लो गसे पे मजीनी के बारे में लिखा है, अब मैं समझाता हूँ। जैसे गसे पे मजीनी का आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है कि जी है कौन, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि ये है कौन, उसने किया क्या था, तब आप बता पाओगे। जैसे कि आपको पता है उसका रोल था जी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली करवाना चाहता था वो, तो आपको पता है ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली कौन करवाना चाहता था, नेशनलिस्ट करवाने चाहते थे, तो वो एक लिबरल नेशनलिस्ट था। अगर एग्जाम में MCQ आता है वो किंग था या मोनार्क था या ये था वो था, तो आपको पता है वो जो लिबरल नेशनलिस्ट था, रेवोल्यूशनरी था एक तरह से। तो ऐसे चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें करो। कैसे करना है आपको रिवाइज, पहली बात तो बॉक्सेस वगैरह बना के लिख देने, और आपको समझ आ गया कि फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है। और डेट्स में क्या करना है, डेट्स के लिए मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मैं क्या करता था। देखो व्हेन आई वाज इन क्लास 10, तो मेरे को डेट याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब मेरे को पता था कि यार मैं ऐसे चैप्टर पढ़ने लग गया, डेट की वजह से पूरा तो हो गया काम, मैं तो निपट जाऊँगा। तो इसलिए मैं क्या करता था, एक पेज लेता था और उस पर डेट वगैरह लिख देता था, ओके। और जब भी मैं स्कूल में जाता था ना, उस पेज को अपनी जेब में रख देता था। तो हम लेग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, पता नहीं बहुत सारे बच्चे तो स्कूल भी नहीं गए होंगे कितने टाइम से, बट एक लेग क्रिकेट होता था। तो जब भी मेरे को फील्डिंग पे लगाया जाता, मैं करके वो देख लेता था, यार कम से कम एक डेट तो याद हो गई मेरे को, और कॉन्टेक्स्ट भी याद रहता था। तो यही, अब देखो मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया, उसको रिवाइज ही कर लिया, ठीक है। डेट अगर मैं लर्न कर लेता हूँ ना, जब आप डेट लर्न करते हो ना, तो डेट पे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो कि जी मैंने डेट लर्न कर ली। जैसे मान लो मैंने जलियांवाला बाग की कर ली जी, 13 अप्रैल 1919 है, तो जलियांवाला बाग की डेट याद कर ली, क्या हुआ था, किसने करा था, ये भी मेरे को याद रहेगा। मेरे को पता है जनरल डायर है, जलियांवाला बाग का मैंने पढ़ रखा है, तो वो भी चीज़ें मेरे को रिकॉल होती रहती है बार बार, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, डेट याद कैसे करनी है, बॉक्सेस वगैरह जो मैंने बता दिया, और ये सारी की सारी चीज़ें। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब रिवाइज करना कब है सर, रात को करे, सुबह करे या कब करे? देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं रात को कुछ भी रिवाइज नहीं करता, ठीक है। क्योंकि रात को मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत बार ऐसा होता था जब मैं अपना, वैसे कुछ बच्चों के साथ अलग भी होगा, कुछ होते हैं ना रात को पढ़ते हैं, बहुत महंगी बातचीत होती है उनकी, मेरे साथ ऐसा नहीं था। रात को मैं पढ़ता था ना, एक टाइम ऐसा आता था जब मेरा दिमाग बंद हो जाता था, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे से छोटी प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती थी, तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता था। तो इसलिए मैंने रात को मैथ्स वगैरह करना और रिवाइज वगैरह करना छोड़ दिया। सुबह का टाइम मेरे को सही लगता है रिवाइज करने के लिए, ओके। और ये खुद एक देखो, मैं आपको खुद नोट्स बनाने के लिए, खुद ये करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। वैसे तो नोट्स तो आप मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिवीजन के टाइम में ना खुद की चीज़ खुद की होती है, तो मज़ा आता है वो पढ़ने में, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन समझना है ना, तो वो नोट्स मेन पॉइंट स्टडी वाले डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हो चैप्टर रिवाइज। अब एक और बात सुन लो मेरी, एक और बात ये है कि अब जैसे मैंने बोला कि पुराने तरीका, ये तो नई चीज़ें आपको समझ आ गई, बट अब क्या तरीका है जिससे MCQ में हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब रिवाइज जो है MCQ के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। MCQ में अगर आपको MCQ के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है जी, आप टेस्ट दो।
आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, जितना आप ज़्यादा एमसीक्यू देखो। अगर मान लो मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आपके ना टीचर ने आपको कोई एमसीक्यू दिया, वो आपका पहली बार गलत है, आपने देखा यार क्या गलती है, दूसरी बार हुआ, दूसरी बार गलत है, तीसरी बार गलत है, चौथी बार आप हो ही नहीं सकता कि उस एमसीक्यू को गलत करके आओ। क्यों उसको गलत करके नहीं आए? क्योंकि आपने उसको इतनी बार टेस्ट दे दिया। और सब्जेक्टिव में तो क्या होता है, हम डेली सब्जेक्टिव के टेस्ट नहीं दे पाते, है ना, और बहुत दिक्कत आती है। बट एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में जैसे मैंने वेबसाइट पे एमसीक्यू अपलोड कर रखे हैं, मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे, गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, सब आ जाएगा। तो मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे, वेबसाइट खोलोगे, एमसीक्यू खोलोगे, देखोगे मैंने आंसर है ना साथ में बहुत कम लिखा हुआ है, नीचे एमसीक्यू लिख रखे हैं, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा। 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर के 100-200 एमसीक्यू हो जाएंगे। 200 तो नहीं करे मैंने, 100 करे, मैक्सिमम 100 मिलेंगे आपको एमसीक्यू, बट असर्शन और रीजन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, आपके एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग हो गए। याद रखना, एमसीक्यू में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है तो हाँ जी एमसीक्यू में फुल मार्क्स आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, जिस बच्चे को, मैंने भी खुद ऐसा नोटिस किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ जिनको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर होता है, कुछ भी बात पूछो तो ऐसे आंसर आता है, पर जब एमसीक्यू की बारी आती है तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एमसीक्यू में असर्शन और रीजन में दिक्कत आती है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो जब तक आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट नहीं करोगे ऐसी दिक्कतें आएगी। तो इसलिए एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो, वेबसाइट पर जाके एमसीक्यू वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है, साथ में बॉक्स बना के कर लो, डेट वगैरह पेजेस पे लिख के करो, ठीक है। और रिवाइज जो है वो इंटरवल के साथ करते रहो, ठीक है। अब जैसे मैंने रिवाइज करने का तरीका बताया ना, बॉक्सेस वगैरह साइड में लिख लोगे, डेट का फ्लो चार्ट बना लोगे या फ्लो चार्ट बना लोगे। अब रिवाइज करना, आप 1 घंटे से ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता, 1 घंटा तो आपको चैप्टर रीड करने में नहीं लगेगा, तो वो रिवाइज करने में कैसे लगेगा आपको, है ना। मान लो आपको 50% भी, मान लो वो उससे 50% समझ आ गया, बट आपको लग रहा है यार बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, पढ़ लो पैराग्राफ। अगर आपने थोड़ा बहुत, मान लो जैसे कि मान लो आपने लिखा गसेपे मजीनी के बारे में लिखा, थोड़ा याद नहीं आ रहा कहाँ पैदा हुआ था क्या, तो पढ़ लो साथ में, थोड़ा सा ही तो है, बाकी चीज़ें तो आपको लिबरल नेशनलिस्ट की वो सारी की सारी चीज़ें याद है, वही तो याद नहीं है, गसेपे मजीनी के बाद रिवाइज भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो रिवीजन को है ना बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड, या चलते हैं करते हैं, 5 मिनट में रिवाइज हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2 घंटे लगाते हैं रिवाइज करने में, और कुछ 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, हाँ जी सर हो गया पूरा रिवाइज। इसे रिवाइज नहीं कहते, ठीक है, इसे पेज पलटना कहते हैं। रिवाइज ऐसे नहीं करना आपको। जब आप रिवाइज करते हो तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पूरा अच्छे से, जैसे मैंने बताया, मैंने ऐसे नहीं बोला कि पूरा पैसेज भूल जाओ, वो मैंने साइड में इसलिए लिखवाया है कि ताकि आपको याद रहे। तो रिवीजन में अच्छा सा टाइम दो, 15-20 मिनट दो, ऐसे नहीं कि हाँ यार ये आता है, ये आता है, ये आता है, पेज पलटने लग जाओ। आता तो पूरा चैप्टर ही आपको, आप रिवाइज इसलिए कर रहे हो, आप भूलो ना, तो इसलिए पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटा बना दिया, उसमें भी आप मजे लोगे और पूरा नहीं पढ़ोगे तो ये तो दिक्कत है ना, तो पूरा रीड करे करो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि आप रिवाइज करना कैसे है। देखो सारी बातें समझ आ गई हो, बॉक्स वाली जो मैंने डेट का बताया, फ्लो चार्ट बताया, और टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देना, ताकि आपके एमसीक्यू वगैरह क्लियर हो जाए। मेन पॉइंट स्टडी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर भी मैं टेस्ट वगैरह डाल देता हूँ, बट टेलीग्राम के जो होते हैं ना कभी कभार रुक जाते हैं टेस्ट, तो इसलिए मैं वेबसाइट को रेफर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो। और वेबसाइट पे आप सपोर्ट भी कर सकते हो, पेटीएम वगैरह का दे रखा है, और पेटीएम से ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेटीएम वगैरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जो ऐड होगी उस पर ही क्लिक कर देना, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। चलो, तो क्या समझ आया? पहली बात तो आपको ये समझ आई कि रिवाइज कैसे करना है, और दूसरी बात ये समझ आई कि सलमान खान कितना बड़ा रोल निभाते हैं, मतलब रिवीजन करने में, है ना। ABCD को याद रखने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, तभी तो याद हो गई ABCD EF G H I J K L M। तो चलो, जो अपार्ट, आई होप ये बात आपको समझ आ गई है, कोई रिवाइज कैसे करना है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो। और एक बात छोटी सी बता दो यार, कि अपने रिवीजन, जब आप टाइम टेबल बनाते हो ना, रिवीजन टाइम जरूर इंक्लूड करें करो। ये बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, यूनिक वर्ल्ड हो गया, ठीक है। और साथ ही में मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी अलग अलग जाके मैंने वीडियो वगैरह अपलोड वगैरह करी है, वहाँ पर आप जाकर उस चैनल को देख सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे को बताना कि 100, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं पहली बात तो मेन पॉइंट स्टडी पे, तो उसका बहुत बहुत थैंक यू। तो उसको कैसे सेलिब्रेट करना है वो भी आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं उसकी भी, अगर हम कहीं जाएंगे सेलिब्रेट वगैरह करने, तो मैं आपको ब्लॉग वगैरह बना के ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो अब जिन भी चैनल का बताया मैंने, उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।